नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के बारे में, जो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के बारे में। इसके साथ साथ हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें कि किसानों के जो पैसे दिए जाते हैं 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त मुहैया कराई जाती है साल भर में, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा ही किसानों के जनधन खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में भी हम बताएंगे आपको, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी बताएंगे, और इसके साथ साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के क्या क्या लाभ हैं, जिसमें भारत सरकार को क्या क्या लाभ होता है, आम जनता को क्या क्या लाभ होता है, किसानों को क्या क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना संबंधी सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। दोस्तों आजकल ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अधिकांश अर्थशास्त्री जो है, जो सभी कृषि सब्सिडी सरकार मुहैया कराती है, उन सभी कृषि सब्सिडियों को प्रत्यक्ष आय सहायता यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बदलने की वकालत करते हैं। उनका कहना है कि जितनी भी सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है आम जनता को, वो सारी सब्सिडियां डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जिन जिन लोगों को मुहैया करानी है उनके खातों में डाल दिया जाए। आज भारत में ऐसा तो कहा ही जा सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन लगभग पूरा हो गया है, क्योंकि लगभग सभी व्यक्तियों का बैंक में खाता खुल चुका है। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ये लगभग 80 से 90% का आंकड़ा माना जाता है, जो कि जनधन खातों के आने के बाद इसे बहुत ही तेजी से फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया है। दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना जो है, इसका क्या क्या उद्देश्य है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों इस योजना के तहत जो भी लाभार्थी है उन तक सूचना और धन के जो तीव्र प्रवाह है एवं वितरण प्रणाली में जो धोखाधड़ी होती थी उसको कम कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य जो भी डायरेक्ट बेनिफिट सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते थे उसमें जो धोखाधड़ी होती थी, बीच में जो पैसे लूट लिए जाते थे आम बिचौलियों के द्वारा, इसमें काफ़ी कमी आई है। और एक तरह से देखा जाए तो ये एकदम से समाप्त ही हो गया है, क्योंकि डायरेक्ट जो पैसा जो सरकार दे रही है वो जनता के खाते में डायरेक्ट जा रहा है। दोस्तों इसका अगर कार्यान्वयन देखा जाए तो इस कब से शुरू हुआ था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो इसे भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी सन 2013 में शुरू किया गया था, जो कि सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था। दोस्तों हमारे जो महालेखाकार है, जो ऑडिट जो भारत में होता है, उस कार्यालय में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जो है PFMS के पुराने संस्करण यानी कि सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया था। PFMS योजना के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ये जस्ट लाइक RTGS और NEFT की सुविधा की तरह होता है, जिसमें कि एक पूरी लिस्ट होती है जिसके जिसके खातों में पैसा जाना होता है, उसका लिस्ट, उसका अमाउंट, उसका खाता नंबर और उसका कितना कितना रुपया उस खातों में जाना है, उस एक पूरी लिस्ट बैंक को मुहैया करा दी जाती है और एक बार में उस सारे खातों में पैसा भेज दिया जाता है, चाहे वो किसी भी बैंक का खाता क्यों ना हो। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कुछ घटक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसका जो प्रत्यक्ष लाभ योजना का जो क्रियान्वयन है, उसका प्राथमिक घटक में जो कि लाभार्थी का जो खाता है उसका सत्यापन प्रणाली जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। NPCI एक हमारी संस्था है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी लाभार्थी के खातों का सत्यापन करती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक जो हैं ये भी इसका क्रियान्वयन करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं, सहकारी बैंक हैं, के साथ साथ जो स्थानीय भुगतान एवं समाधान मंच हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं, जैसे कि बैंकों की कोर बैंकिंग समाधान योजना, RBI की निपटान प्रणाली यानी कि RTGS और NEFT का माध्यम, NPCI के आधार पे जो पेमेंट प्रणाली है, वो सभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की एक छोटी छोटी घटक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उनमें मंत्रालयों की 310 योजनाएं प्रमुख हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हम प्रकाश डालेंगे, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है
वो है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कि किसानों के जो फसल है उनकी क्षति होने के बाद, जो भी प्राकृतिक आपदा आती है उसके बाद जो क्षति हो जाती है किसानों के फसल में, उसकी सरकार पहले ही बीमा करवा देती है उन फसलों की, और उस क्षति होने के बाद उनका सर्वे किया जाता है और जितनी क्षति होती है उस क्षति को सरकार फसल बीमा योजना के तहत उसको पूरा करने की कोशिश करती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन, ऐसी कई योजनाएं हैं जिनमें कि डीबीटी का क्रियान्वयन होता है। दोस्तों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आधार जो है कि वो विशिष्ट पहचान प्रदान करता है, एक यूनिक आइडेंटिटी प्रदान करता है किसी भी व्यक्ति को। तो जो भी इच्छित लाभार्थी है उसको टारगेट करने में ये बहुत ही उपयोगी है, नो डाउट, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। अगर किसी के पास आधार नहीं है तो भी उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो लाभ है वो मिलेगा। इसलिए आधार को जो डायरेक्ट टारगेट करने में जो मदद करता है, इसलिए आधार को थोड़ा प्राथमिकता दिया जाता है और लाभार्थियों को आधार लिंक कराने के लिए अपने खातों में प्रोत्साहित किया जाता है। दोस्तों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सेवाओं का जो कवरेज है, जो भी सरकार अपना योजना बनाती है, जो भी सेवाएं आम जनता को मुहैया कराती है, उसका जो नेटवर्क है, उसका जो कवरेज है, उसमें काफी विस्तार हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आने के बाद। इसके द्वारा दोस्तों एक मिशन मोड दृष्टिकोण विकसित हुआ है कि हमें जो भी योजना है उसे डायरेक्ट जनता के पास पहुंचाना है। इससे सभी परिवारों के लिए बैंक खाता खोलने में मदद किया है, सभी के लिए आधार का विस्तार करने और बैंकिंग तथा दूरसंचार सेवाओं को के कवरेज को आम जनता में काफी हद तक बढ़ाने का भी प्रयास हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। तत्काल और आसान मनी ट्रांसफर में भी इसमें प्रगति आई है। दोस्तों, आधार पेमेंट ब्रिज बनाने के बाद सरकार ने लोगों के बैंक खातों में तत्काल धन को हस्तांतरित किया गया है। इस दृष्टिकोण से न केवल सभी ग्रामीण और शहरी परिवार को सीधे अपने बैंक खातों में सब्सिडी प्राप्त करने की सुविधा मिली है, बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत विशिष्ट रूप से जुड़ने की भी अनुमति मिली है और आसानी से धन हस्तांतरित होकर लोगों के खातों में जा रहा है। दोस्तों, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी सहायता मिली है, वित्तीय सहायता मिली है। ग्रामीण भारत में डीबीटी ने सरकार को कम लेन देन लागत वाले किसानों को प्रभावी ढंग से पारदर्शी रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी अनुमति दी है, जो कि हम पीएम किसान सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपए का जो सहायता राशि किसानों को मुहैया कराया जाता है उसमें हम देख रहे हैं। जो वित्त का हस्तांतरण हुआ है और जो सामाजिक सुरक्षा मिला है लोगों को, उसमें शहरी भारत में पीएम आवास योजना और एलपीजी पहल योजना पात्र लाभार्थियों को धन हस्तांतरित करने के लिए डीबीटी का सफलतापूर्वक उपयोग के रूप में लोगों ने देखा है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी डीबीटी का आर्किटेक्चर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। दोस्तों, इससे नए अवसरों का द्वार भी खुला है। मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स SRMS योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत डीबीटी के नए अवसर प्रदान किए गए थे और समाज के सभी वर्गों को सामाजिक गतिशीलता को सक्षम बनाया गया था। दोस्तों, डीबीटी के जितने लाभ हैं उसी तरह से उससे संबंधित कई तरह की चुनौतियां भी हैं, तो चुनौतियों में प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, डीबीटी के द्वारा नामांकन करने का प्रयास करने वाले नागरिकों के द्वारा सामना की जाने वाली सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है नॉमिनेशन, यानी कि नामांकन केंद्रों तक पहुंचना। उसमें जो दूर दूर तक नामांकन केंद्र होते हैं, अनुपलब्धता, बहुत लोगों को ये उपलब्ध नहीं हो पाता है, या फिर नामांकन के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो संचालक हैं, वो नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी उसकी संकट है। सुविधाओं की कमी, कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहां की बैंकिंग सुविधाएं और सड़क का संपर्क ही नहीं है। वित्तीय साक्षरता का भी अभाव है, जिसके कारण लोग इसका सुविधा नहीं उठा पाते हैं। कई तरह की अनिश्चितताएं भी हैं, जैसे कि आवेदनों को स्वीकार करने और आगे बढ़ाने में काफी देरी होती है, ऐसी समस्या आती हैं। आवश्यक दस्तावेजीकरण और उसमें पाई जाने वाली त्रुटियां आदि समस्याओं में काफी कठिनाई लोगों को सामना करना पड़ता है।
दोस्तों इसके प्रक्रिया में भी कई तरह के व्यवधान आते हैं। डीबीटी के माध्यम से अनेक बैंक खातों में धन प्राप्त करने के संदर्भ में सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक है भुगतान कार्यक्रम में जो व्यवधान आता है। जो पेमेंट कॉर्पोरेशन है उसमें कई तरह के व्यवधान आते हैं। व्यवधान का सबसे बड़ा कारण है कि आधार विवरण में बर्तनियों की त्रुटि। जैसे कई बार हम बैंक में जाते हैं तो हमारा नाम का जो स्पेलिंग होता है वो काफी डिफरेंट होता है हमारे बैंक खातों में और हमारे आधार में। आधार में कुछ और स्पेलिंग होता है, बैंक खातों में कुछ और स्पेलिंग होता है, जिसके कारण जो पेमेंट सिस्टम है वो पेमेंट को रिजेक्ट कर देता है और लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। कभी बैंक जाते हैं, कभी सीएससी सेंटर में जाते हैं, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी साबित होता है। कई तरह की जो बैंक में केवाईसी संबंधित त्रुटियां हैं, केवाईसी पेंडिंग है, लोगों का केवाईसी नहीं करा पाते हैं। नो योर कस्टमर का जो बैंक का जो नियम है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। लोगों के खाते बंद होते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं, इनऑपरेटिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण भी उन्हें डीबीटी का सुविधा नहीं मिल पाता है। आधार और बैंक खातों के विवरण में जो मेल नहीं होता है उसके कारण भी लोग डीबीटी का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। दोस्तों जनता की भी कमी है, जो लाभार्थी हैं उनमें भी बहुत सारी कमियां हैं। प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना जो तेलंगाना सरकार के रायथू बंधु और आंध्र प्रदेश के वाईएसआर रायथू जो भरोसा जो उन्होंने दिलाया था, उन्होंने विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना पट्टेदार किसानों तक वो लोग नहीं पहुंचा पाए थे। तेलंगाना सरकार यानी कि जो लोग पट्टे की भूमि पर खेती करते थे उनको ये जो प्रधानमंत्री किसान योजना का जो लाभ है वो नहीं मिला था। यानी कि जिनके पास अपनी भूमि थी उन्हें ही पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा था और तेलंगाना में जो कि पट्टे पे भूमि लेके इसका यूज कर रहे थे उनको ये योजना का लाभ नहीं मिला था। तो ये भी एक कमी है। दोस्तों आगे हम क्या देखते हैं, डीबीटी के जो नवोन्मेष हैं, जो उनमें नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको कैसे उसमें मिक्स किया जाए उसको। तो जो नवोन्मेष प्रणाली है उसको सशक्त बनाना एक ऐसा पहलू है जिसपे कि निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों भारत की जो आबादी है उसको उसकी जो विविध जरूरतें हैं उसको पूरा करना और संतुलित, न्याय संगत तथा समावेशी विकास को सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं में नागरिकों के लिए जो नॉमिनेशन केंद्र है वहां तक पहुंच बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। लाभार्थियों को अनेक जितने भी मुद्दे हैं, लाभार्थियों को जो मुद्दे हैं उनको हल करने में काफी सभी स्तरों पे मदद की जानी चाहिए। राज्य, जिला और ब्लॉक में सभी डीबीटी योजनाओं के लिए एक सामान्य शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए। जो लीजिंग सिस्टम है, पट्टे पे जो लोग किसान दे देते हैं, किसान जिनके पास जमीन नहीं होती है वो दूसरों का जो बटाईदार जो किसान है, बटैया जो बोते हैं, उनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है और जो असल में किसान नहीं है उनके खातों में पैसा चला जाता है। इसलिए वैसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है या फिर अपनी जमीन नहीं है और वो बटाई पे अपना जमीन ले रखा है उन्होंने, उनके समेकित जोत पर संचालन करने में जो सरकार उनको मदद करना चाहिए और मालिकों को जो अपनी भूमि के नुकसान संबंधी जोखिम को बिना गैर कृषि रोजगार में भी सरकार को इसमें हेल्प करनी चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किस तरह से सरकार डायरेक्ट लोगों के खातों में पैसा भेज रही है और इससे लोगों को काफ़ी मदद मिली है और सरकार के काम में भी पारदर्शिता आई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं डीबीटी के बारे में आप लोगों ने समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार।